नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके लिए जो मैं स्टोरी लेकर आया हूं उससे आप काफ़ी सारे लोग अपने आप से रिलेट करने की कोशिश कर पाएंगे, क्योंकि स्टोरी ऐसी है जो आज के समाज के हर वर्ग के लोगों से जुड़ी हुई है। हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपनी कुंठित मानसिकता की वजह से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने से बिल्कुल भी हिचकते, फिर वो ये भी नहीं देखते कि उनसे हमारा रिश्ता कैसा है। तो आज की स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही हमारे साथ शेयर की है। उनका नाम है अरुण और वो दिल्ली के रहने वाले हैं। उनके साथ ये घटना आज से लगभग 10 से 12 साल पहले हुई थी और अरुण ने हमें यह भी बताया कि वो इस घटना को शेयर करते हुए काफ़ी हिचकिचा भी रहे थे, क्योंकि ये जो हादसा हुआ था वो उनके आंतरिक परिवार का ही है। और फिर ये घटना भी दोनों पत्नी पत्नी के साथ में हुई थी और उस घटना का असर उनकी पत्नी पर बहुत ही बुरा पड़ा है। काफ़ी समय तक वो मानसिक रूप से भी परेशान रहीं। हालांकि धीरे धीरे वो उस चीज़ से उबर कर बाहर आ रही है, लेकिन फिर हमने इस स्टोरी में थोड़ा बहुत फेरा बदल कर दिया और उनके नाम को उनकी प्राइवेसी के हिसाब से छिपा दिया है। और मैं धन्यवाद दूंगा अरुण को, जिन्होंने काफ़ी हिम्मत की और इस घटना को शेयर किया ताकि और लोगों तक भी उनकी कहानी पहुंचे। तो मैं चाहता हूं कि इस स्टोरी को आप अरुण के पर्सपेक्टिव से ही सुने तो काफ़ी बेटर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरुण है, मैं दिल्ली में रहता हूं और ये बात आज से लगभग 10-12 साल पहले की है। मेरी पत्नी सुजाता और मैं एक अच्छी कंपनी में काम करते थे। हमारा आपस में बहुत अच्छा तालमेल था। कॉलेज में हम साथ में पढ़ते थे, वहीं से हमारे बीच दोस्ती से अलग एक रिश्ता कायम हो गया था। इसलिए पढ़ाई पूरी होने के बाद घर वालों की आपसी सहमति से हमने शादी कर ली। उसके बाद से हमारी लाइफ में सब अच्छे से चल रहा था। हम दोनों शादी के कुछ ही सालों में एक बेटे के माता पिता बने। हमारे बच्चे की परवरिश मेरे माता पिता के पास अच्छे से हो रही थी। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं तो मेरी पत्नी सुजाता का परिवार हमसे थोड़ा पैसे वाला है, इसलिए शुरुआत में उसके परिवार वाले इस शादी के लिए नहीं माने। लेकिन जब सुजाता ने उन्हें मरने की धमकी दी तो वो मान गए, क्योंकि वो उनकी एकलौती संतान जो थी। हालांकि उस घर में मुझे और मेरे माता पिता को शादी के बाद भी वो सम्मान नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, क्योंकि सुजाता का व्यवहार तो अच्छा था हमारे साथ और मुझे रहना तो उसी के साथ था। इसीलिए मैं और मेरे माता पिता ज्यादा कुछ नहीं बोलते। सुजाता भी इस बात को अच्छे से समझती थी, लेकिन वो इस बारे में जब भी अपने माता पिता से बात करने को कहती, मैं ही मना कर देता, क्योंकि वो हमारी शादी के लिए तो मान ही गए थे और देर सवेर वो मुझे भी अपना ही लेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे चक्कर में उसका उसके मायके वालों के साथ संबंध खराब हो। खैर, वक्त ऐसे ही बीत रहा था। अब मेरा बेटा 2 साल का होने को आया था, लेकिन सुजाता के माता पिता की कड़वाहट अब भी वैसी ही थी। कभी कभार वो सुजाता को बोलते कि अब भी देर नहीं हुई है, वो मुझे छोड़ दे, लेकिन सुजाता इस बात पर भड़क उठती। ये बात सुजाता ने मुझे कभी बताई तो नहीं, क्योंकि मुझे बुरा लगता, बल्कि मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना था। खैर, हमारी शादी की सालगिरह आने वाली थी, इसलिए मैं सुजाता को कहीं घुमाने ले जाना चाहता था। मेरी माँ ने इसके लिए मुझे कहा, देखो हमारी तो उम्र हो गई है, इसलिए तुम और बहू कहीं हिल स्टेशन घूम आओ। रही बात आरव की तो उसे हम दोनों संभाल लेंगे। मुझे उनकी ये बात सही लगी, क्योंकि शादी के बाद से मैं और सुजाता ज्यादा अकेले बाहर नहीं जा पाए थे। पहले जॉब और फिर हमारे बेटे आरव का जन्म होने के कारण। इसलिए मैंने और सुजाता ने ऑफिस से छुट्टी ली और फिर अपना सारा सामान बांधकर शिमला के लिए निकल पड़े। अभी हम अपने घर से कुछ ही दूरी पर आए होंगे कि हमें सुजाता के माता पिता मिले। मुझे देखकर तो उनका मुंह फूला हुआ था, लेकिन मैंने सामने से उन्हें नमस्ते किया और फिर सुजाता की माँ बोली, तुम घूमने जा रही हो, लेकिन अपना ध्यान रखना और रास्ते में ज्यादा उल्टा सीधा मत खाना। मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने का सामान लाई हूं, रास्ते में खा लेना। सुजाता ने वो सामान लेकर गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया और फिर सुजाता की मम्मी बोली,
इसमें तुम दोनों की ही पसंद की कुछ चीजें हैं, जिसे जो पसंद हो वो खा लेना, और सुजाता थोड़ा दामाद जी को भी दे देना। उनके मुंह से अपने लिए दामाद जी सुनकर मुझे काफी खुशी हो रही थी, क्योंकि शादी के बाद ये पहली बार था जब उन्होंने मुझे दामाद जी कहा था। खैर, उसके बाद वो लोग चले गए और हम भी दोबारा से आगे की तरफ बढ़ने लगे। हम निकलना तो सुबह जल्दी चाहते थे, लेकिन कुछ न कुछ काम होने के कारण दोपहर तक ही निकल पाए। लेकिन इसमें भी ज्यादा परेशानी नहीं थी, क्योंकि गाड़ी हमारी खुद की थी। उस समय बारिश का मौसम चल रहा था, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब मैं शिमला की पहाड़ियों पर ड्राइव करने वाला था, इसलिए मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। हम दोनों बहुत खुश थे। आखिर इतने समय बाद जो हमें अकेले घूमने का मौका मिल रहा था। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद हाईवे भी आ गया। उस समय दिन का समय था, इसलिए भीड़ भाड़ भी काफी थी। हम दोनों उस हाईवे पर आगे जा ही रहे थे कि तभी अचानक मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। मैंने उसे स्टार्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने गाड़ी का आगे वाला हिस्सा खोला, लेकिन वो भी एकदम ठीक लग रहा था। गाड़ी में पेट्रोल भी काफी था, तो उसकी समस्या तो हो ही नहीं सकती थी। 10-15 मिनट तक भी जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो मैंने सुजाता से कहा, तुम गाड़ी में रुको, मैं आगे कोई रिपेयर वाला मिलता है तो उसे लेकर आता हूं। अब चूंकि वो दिन का समय था, ऊपर से लोगों की आवाजाही भी बनी हुई थी, इसलिए सुजाता भी मान गई और मैं वहां से आगे चला गया। सुजाता गाड़ी के अंदर बैठकर कोई मैगजीन पढ़ने लगी। इतनी ही देर में उसे थोड़ी भूख लगी, तो उसने पीछे से वो डिब्बा निकाला जो कि उसकी माँ ने हमें दिया था, और वो खाने लगी। उस डिब्बे में अलग अलग चीजें रखी हुई थी, और हैरानी की बात यह थी, उस डिब्बे में मेरी पसंद की चीज सिर्फ एक ही थी। उसमें सिर्फ एक ही वेज रोल था। यहाँ ये बात काफी ज्यादा अजीब थी। मतलब सिर्फ एक पीस ही देने का क्या मतलब था? कम से कम 2 पीस ही दे देते। उस डिब्बे में सिर्फ एक ही वेज रोल और बाकी सारी मिठाइयाँ ही थी। यहाँ पर सुजाता को और उसके माँ बाप को काफी अच्छे से पता था कि मैं मिठाई ज्यादा नहीं खाता, और शायद इसीलिए ही उन्होंने ये मेहरबानी करके एक पीस रखा होगा। खैर, यहाँ सुजाता ने 2-4 पीस मिठाई के खा लिए थे, और अब वो अपने मुंह का स्वाद बदलने के लिए वेज रोल खाने लगी। उसे उसका टेस्ट कुछ अजीब सा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि ठंडा होने की वजह से ऐसा लग रहा होगा, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इन्हीं सब के दौरान मैं वहां वापस आ गया। जब मैंने सुजाता को वो वेज रोल खाते हुए देखा, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास ये कहां से आया, क्योंकि वहां आसपास कोई दुकान वगैरह नजर नहीं आ रही थी। तब उसने बताया कि ये उस डिब्बे में रखा हुआ था। वो मैकेनिक तो गाड़ी ठीक करने लगा, और अब मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने वो डिब्बा खोला तो पाया कि उसमें सिर्फ मिठाइयाँ ही बची थी। तब सुजाता बोली, इसमें यह सिर्फ एक ही था और ये टेस्टी भी नहीं था। यहाँ पर मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन मैं बस हल्के से मुस्कुरा दिया। खैर, कुछ ही देर में गाड़ी ठीक हो गई, और फिर मैंने उस मैकेनिक को पैसे दिए और हम आगे बढ़ गए। मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, इसलिए अब मैं आगे किसी ढाबे पर रुककर कुछ खाने की फिराक में था। यहाँ सुजाता ने वह वेज रोल खा तो लिया था, लेकिन उस दौरान हमें ये नहीं पता था कि उसकी हमें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाईवे पर कुछ आगे बढ़ने के बाद वहाँ आसमान काले बादल होने लगे, और फिर देखते ही देखते जोरों की बारिश होने लगी। हमें लगा कि शायद थोड़ी देर में बारिश रुक जाए, लेकिन यह बारिश आज रुकने के मूड में नहीं लग रही थी। कुछ ही आगे हमें एक ढाबा दिखाई दिया। हम दोनों अपनी गाड़ी से निकले और उस ढाबे के अंदर आए। वहां हमने चाय मंगवाई। यहाँ सुजाता का तो पेट भर चुका था, लेकिन मुझे काफी भूख लगी थी, इसलिए मैंने चाय के साथ नाश्ता भी मंगवाया। हम दोनों वहां बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां अचानक सुजाता को किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। वह आवाज सुनकर सुजाता हैरानी से इधर उधर देखने लगी। उसे इस तरह से देखकर मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? सुजाता बोली, हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे कानों में फुसफुस कर रहा हो। मैंने कहा, अरे तुम्हारा वहम होगा, तुम काफी थक गई होगी, इसलिए एक काम करना, गाड़ी में पीछे की तरफ जाकर सो जाना।
सुजाता को ये बात सही लगी और फिर हम दोनों चाय नाश्ता करने के बाद वापस गाड़ी में आ गए। सुजाता पीछे की तरफ जाकर सो गई और मैं दोबारा से गाड़ी चलाने लगा। बारिश अभी भी हो रही थी। बारिश की बूंदें गाड़ी के आगे आ रही थी, लेकिन गाड़ी में मौजूद वाइपर से वह बूंदें साफ हो रही थी। गाड़ी के अंदर पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी और गाड़ी के बाहर से सड़क पर तेजी से गिरती बारिश की बूंदों की आवाजें आ रही थी। सुजाता शांति से गाड़ी के पीछे सो रही थी। लगभग आधे घंटे बाद सुजाता घबराते और आसपास देखने लगी और फिर मुझसे बोली, तुमने मुझसे कुछ कहा क्या? मैंने कहा, नहीं बाबा, मैं तो आराम से गाड़ी चला रहा हूं। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। सुजाता बोली, नहीं अरुण, वह कोई सपना नहीं था। सच में कोई मेरे कान में बार बार कुछ बोल रहा था। इस वजह से मैं उठ बैठी। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मैंने गाड़ी रोकी और सुजाता को आगे आने के लिए कहा। सुजाता मेरे साथ आगे वाली सीट पर बैठी। वो काफी परेशान लग रही थी। ये देखकर मैंने कहा, देखो, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तुमने कोई सपना ही देखा होगा। मैं यही था। मैंने भी सुना यहां कोई आवाज नहीं आई। अब यह सुनकर सुजाता कुछ न बोल सकी। उसे भी यही लगने लगा कि उसे शायद वहम ही हुआ होगा। अब सुजाता की नींद गायब हो चुकी थी, इसलिए हम दोनों दोबारा से बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। इन्हीं सबके दौरान सुजाता अचानक से बोली, अरुण, गाड़ी रोको। मुझे किसी के चीखने की आवाज आई। ये सुनकर मैंने गाड़ी रोकी और फिर हम दोनों पीछे की तरफ देखने लगे। उस समय काफी तेज बारिश हो रही थी, इसलिए ढंग से ज्यादा आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना तो नजर आ ही रहा था कि आगे पीछे ज्यादा कोई नहीं था। बस कुछ इक्का दुक्का गाड़ियां ही उस समय वहां चल रही होंगी, लेकिन वहां ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा था जिसे हमारी मदद की जरूरत हो। ये देखकर सुजाता बोली, शायद मुझे वहम हुआ होगा। सुजाता का ये व्यवहार मेरे लिए बिल्कुल भी सामान्य नहीं था, क्योंकि सुजाता काफी समझदार लड़की थी और उसे अभी इस तरह से जो वहम हो रहे हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि सुजाता को काम का कोई स्ट्रेस हो। अगर ऐसा होता तो उसे यह प्रॉब्लम पहले होती ना कि अभी जब हम छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। इसलिए मैंने उससे कहा, तुम्हारी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही, इसलिए हमें वापस चलना चाहिए। हम ज्यादा दूर नहीं आए हैं, सुबह तक पहुंच ही जाएंगे। इस पर सुजाता बोली, तुम तो जानते ही हो अरुण कि हमें ऐसा मौका अब दोबारा कब मिलेगा। कह नहीं सकते, इसलिए चलते ही है। मुझे ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। अब मैं कोशिश करूंगी कि इसे इग्नोर करूं। सुजाता की बात सही थी। हम लोग कई सालों के बाद यूं आउट ऑफ टाउन घूमने जा रहे थे, इसलिए मैं भी आगे ही बढ़ने लगा। अब तक रात होने को आई थी और अब हम लोग दिल्ली से काफी आगे आ चुके थे। एक आध घंटे में हम लोग अंबाला पहुंचने वाले थे कि तभी सुजाता बोली, लगता नहीं कि हम सुबह से पहले शिमला पहुंचेंगे, इसलिए मेरे ख्याल से हमें किसी होटल में चेक इन करना चाहिए। वैसे भी बारिश बहुत तेज हो रही है। इतनी तेज बारिश में आगे जाना खतरनाक हो सकता है। पहाड़ी रास्ते का कोई भरोसा नहीं। ऊपर से अगर इतनी बारिश में गाड़ी कहीं पहाड़ी रास्ते पर खराब हो गई तो लेने के देने और पड़ जाएंगे। मुझे सुजाता की बात सही लगी, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम चंडीगढ़ हाईवे के पास के ही किसी होटल में आज रात रुकेंगे। हम दोनों बातें करते करते जा ही रहे थे कि अचानक से सुजाता चुप हो गई। उसकी आंखें हैरानी से गोल हो गई। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने उसके हाव भाव को पढ़ा और उससे पूछा, क्या हुआ सुजाता, अचानक से चुप क्यों हो गई? सुजाता कुछ बोली तो नहीं, लेकिन उसने गाड़ी के सामने वाले शीशे की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। मैंने जब उस ओर देखा तो एकदम से गाड़ी को ब्रेक मारकर रोक दिया, क्योंकि गाड़ी के ही शीशे पर बारिश की बूंदों से अजीब सी आकृति उभर रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उस समय वाइपर ऑन थे, लेकिन वो भी पता नहीं कैसे रुक गए थे। हम दोनों हैरानी से उसे घूरने लगे। उस आकृति ने किसी डरावने चेहरे का आकार ले लिया। अब इससे आगे हम कुछ करते, गाड़ी के रुके हुए वाइपर दोबारा से चलने लगे। हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सच था या सपना, लेकिन इन सब से सुजाता काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो डर के मारे गहरी गहरी सांसें ले रही थी।
अब यहाँ पर मैं सुजाता को सच बताकर कि हाँ, मैंने भी उस अजीब से चेहरे को देखा था, डराना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने उससे कहा, शांत हो जाओ सुजाता, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। बारिश की बूंदों की वजह से अजीब सी शेप बन गई थी और कुछ नहीं। और उसके बाद मैंने दोबारा से गाड़ी चलाना शुरू किया। हम दोनों अब एकदम खामोशी से बैठे हुए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह अजीब सा हादसा हमारे साथ क्या हुआ। उस समय इन सब का मुझे एक ही कारण लग रहा था कि अभी इस वक्त हम हाईवे पर हैं और हाईवे पर कभी कभार एक्सीडेंट हो जाते हैं और ऐसे में जो लोग यहाँ मरते होंगे तो हो सकता है कि उनकी आत्माएं यहाँ भटक रही हों। नहीं तो मैंने और भी बहुत कुछ सुना है कि हाईवे पर कभी कभार छलावे वगैरह घूमते रहते हैं। इसलिए मैं अब जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। हम दोनों पति पत्नी उस खौफनाक हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद अचानक से ही मेरी गाड़ी के सामने कोई औरत आ गई। उस समय मेरा ध्यान अभी थोड़ी देर पहले हुई उस घटना पर था। इस वजह से मैंने उस औरत के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से वो औरत हमारी गाड़ी से टकरा गई। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं तो इन सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने भले ही ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वो औरत खुद हमारी गाड़ी से टकराई थी। इन सब के पीछे उसकी क्या इंटेंशन थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो लूटपाट के इरादे से तो शायद नहीं हुआ था, क्योंकि उस रोड पर फिलहाल काफी आवाजाही थी। खैर, मैंने घबराते हुए गाड़ी रोकी और फिर हम दोनों पति पत्नी गाड़ी से उतरकर उस औरत को देखने लगे। हमारी गाड़ी के सामने ही एक औरत बेहोश पड़ी हुई थी। हम दोनों काफी ज्यादा घबरा चुके थे और हमें यह भी डर लगने लगा था कि कहीं इन सब में पुलिस हमें ही न पकड़ ले। लेकिन हम उस औरत को यूं ही मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए हमने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो इसे अस्पताल लेकर जाना काफी ज्यादा जरूरी है। यही सब सोचकर मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर उस औरत को गाड़ी में डाला और उस हाईवे पर आगे की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान सुजाता घबराते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है अरुण? पहले वो आवाज, फिर गाड़ी के शीशे पर वो भयानक चेहरा और अब ये औरत हमारी गाड़ी से टकरा गई। सब ठीक तो होगा ना? मैंने कहा, सब ठीक है, फिक्र मत करो। उसके बाद मैं इस हादसे के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद मैंने घबराते हुए गाड़ी रोकी। मेरे गाड़ी रोकते ही सुजाता हैरानी से बोली, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने सुजाता की ओर देखा और कहा, सुजाता, क्या तुम्हें इस औरत का चेहरा कहीं देखा देखा नहीं लग रहा? सुजाता कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, लग तो रहा है कि इसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कैसे और कहाँ देखा है। मैंने कहा, सुजाता, ये वही चेहरा है जो थोड़ी देर पहले गाड़ी के शीशे पर उभरा था। ये सुनकर सुजाता की आंखें हैरानी से गोल हो गईं। फिर अगले ही पल हमने गाड़ी में पीछे की तरफ देखा, जहां हमने उस घायल औरत को लिटाया था, लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं था। हम दोनों काफी ज्यादा घबरा चुके थे। तभी सुजाता बोली, जल्दी यहां से निकलो अरुण, शायद कोई छलावा हमारे पीछे लग चुका है। सच कहूं तो मैं इन सब में नहीं मानता, लेकिन आंखों देखा झूठला भी तो नहीं सकता था। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वो चीज हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। आसपास आती जाती गाड़ियां देखकर हमें थोड़ी बहुत ही सही राहत तो थी कि चलो, हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, लेकिन हम जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते थे। खैर, कुछ ही घंटों में हम अंबाला की सीमा पार कर चंडीगढ़ में आ पहुंचे। अब तक बारिश रुक चुकी थी और शिमला भी यहाँ से अब बस कुछ ही घंटे की दूरी पर था। इसलिए हम लोगों ने यहाँ रात भर ठहरने का प्लान ड्रॉप किया और आगे बढ़ गए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अब तक हमारे साथ हो रही वो अजीबोगरीब घटनाएं बिल्कुल बंद हो गई थी। इसलिए हम थोड़े शांत थे कि चलो, वो जो कुछ भी था हमसे काफ़ी पीछे छूट गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी अच्छी हुई, वह यह कि मेरी पत्नी सुजाता बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। मैंने उससे इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि अभी थोड़ी देर पहले जो घटनाएं हुई उसका असर उसके ऊपर हुआ होगा, इसलिए वह एकदम चुप चुप बैठी है। खैर, हमें कुछ खाए हुए काफ़ी समय हो गया था और अब हमारे पास पानी भी खत्म होने को आया था।
इसलिए हमने वहां के एक ढाबे पर रुककर कुछ खाने पीने का सोचा। हम दोनों ने गाड़ी ढाबे पर लगाई और फिर ढाबे के अंदर जा पहुंचे। ढाबे के अंदर आकर मैंने एक चाय और एक दो सैंडविच का ऑर्डर दिया। क्योंकि अभी मुझे ड्राइविंग भी करनी थी तो पेट भरकर खाना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने ये सब मंगवाया था। ऑर्डर देने के बाद मेरी नज़र दोबारा मेरी पत्नी के ऊपर पड़ी, जो कि चेहरे पर सपाट भाव लिए बिल्कुल शांति से बैठी थी। ये देखकर मैंने उससे कहा, सुजाता, क्या तुम ठीक हो? मेरी आवाज़ सुनकर उसने मुझे अजीब ढंग से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। ये देखकर मैं उठकर उसके पास आया और बोला, सुजाता, क्या बात है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये बोलकर मैंने उसे थोड़ा झकझोरा। मेरे ऐसा करते ही सुजाता को एक तेज झटका लगा और वो हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। तब मैंने उससे दोबारा पूछा, क्या बात है, तुम ठीक तो हो? सुजाता हैरानी से बोली, हम कहाँ पर हैं? ये देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि वो यहाँ पर पूरे होशो हवास में आई थी और अब वो ऐसे बोल रही थी। मुझे लगा कि अभी जो कुछ हुआ उसने उसके दिमाग पर काफ़ी गहरा असर डाला है, इसलिए मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हम एक ढाबे पर हैं, थोड़ी देर में शिमला पहुंच जाएंगे। अभी कुछ खाकर गाड़ी में सो जाना, थोड़ा आराम करोगी तो अच्छा महसूस करोगी। सुजाता को ये बात सही लगी और फिर कुछ खा पी कर हम दोबारा गाड़ी में आ गए। सुजाता गाड़ी के पीछे वाली सीट पर आकर लेट गई। वहीं मैं गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी चलाते हुए मैंने रेडियो में गाने लगा दिए थे, जिससे सुजाता को सोने में आसानी हो। हमारी गाड़ी उन पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ रही थी। सुजाता पीछे की तरफ आराम से सो तो रही थी, लेकिन इस दौरान मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे कोई पीछे से घूर रहा हो। मैंने गाड़ी की रफ्तार धीमी की और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। पीछे की सीट पर सुजाता आराम से सो रही थी। मुझे लगा कि अभी जो हमारे साथ रास्ते में हुआ था, उस वजह से मेरा दिमाग काफ़ी खराब हो गया है, इसलिए मुझे इस तरह के वहम हो रहे हैं। इसलिए मैंने दोबारा गाड़ी की रफ्तार सामान्य की और आगे बढ़ने लगा। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, मुझे दोबारा से यही महसूस हुआ कि पीछे से मुझे कोई देख रहा है। मैंने दोबारा जब पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वहां सिवाय सुजाता के कोई नजर नहीं आया। मैं दोबारा इसे अपना वहम मानकर गाड़ी चलाने लगा, लेकिन कुछ देर बाद मेरी नजर गाड़ी के सामने वाली सीट पर लगे शीशे पर पड़ी, जिससे मुझे पीछे की सीट पर लेटी न सिर्फ सुजाता दिखाई दे रही थी, बल्कि सुजाता के साथ ही सीट पर एक भयानक काला साया भी दिखाई दिया। उस भयानक साए की लाल आंखें देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया और फिर अगले ही पल मैंने गाड़ी रोक दी। अचानक ब्रेक लगने से गाड़ी को एक तेज झटका लगा, जिससे पीछे की सीट पर लेटी सुजाता असंतुलित होकर नीचे गिरने लगी। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और हैरानी से बोली, ये क्या कर रहे हो अरुण? तुमने अचानक से ब्रेक क्यों मारा? मैं सुजाता को उस साए के बारे में बताना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे वह और ज्यादा डर जाती। इसलिए मैंने उससे कहा, बस रास्ते में आगे पत्थर आ गया था। एक काम करो, तुम अब आगे आकर बैठो, मैं बोर हो रहा हूं, कहीं मैं भी ना सो जाऊं, मुझसे बातें करो। सुजाता को नींद तो काफी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो उठी और मेरे साथ बाजू वाली सीट पर आकर बैठ गई। उसके आगे बैठते ही गाड़ी फिर से चलने लगी। इस दौरान वह मुझसे बातें कर रही थी। वही मेरा ध्यान बार बार गाड़ी के उस शीशे पर था, जिससे मैं बार बार पीछे वाली सीट पर देख रहा था। अब पीछे सब सामान्य था, लेकिन मेरे मन में अब भी एक डर बैठा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह साया हमसे चाहता क्या है। जहां तक मुझे याद था, हम घर से जब निकले थे तब सब बिल्कुल सामान्य था। ये सब तब से शुरू हुआ था जब हमारी गाड़ी खराब हुई थी और मैं गाड़ी से उतरकर उस मैकेनिक को लेने गया था। हो ना हो, ये साया उसी जगह से ही हमारे साथ आ रहा था। मुझे काफी घबराहट होने लगी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह साया सुजाता को कोई भी नुकसान पहुंचाए। इसलिए मैं बस जैसे तैसे उस साए से पीछा छुड़वाना चाहता था। अभी हम रास्ते पर ही थे और यहाँ हमें कोई प्राइवेट गाड़ी या बस भी नहीं मिलने वाली थी। इसलिए मैं बस जैसे तैसे यहाँ से निकलना चाहता था,
मैंने सोच लिया था कि यहाँ से निकलते ही मैं यह गाड़ी यही के यही किसी को बेच दूंगा या यहीं छोड़ दूंगा, और फिर उसके बाद मैं और सुजाता ट्रेन या बस से वापस जाएंगे। मैं यही सब सोच रहा था कि तभी अचानक सुजाता बोली, अरुण, क्या बात है, तुम इतने शांत क्यों हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, काफी रात हो चुकी है, इसलिए बस जल्दी से यहाँ से निकलना चाहता हूँ। इस पर सुजाता ने भी हामी भरी और फिर उसके बाद हम बातें करते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद हमारी गाड़ी अजीब सी आवाजें निकालने लगी। वो आवाज काफी भयानक थी और ऐसे में उसमें बैठना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी वहीं रोकी और फिर मैं और सुजाता तेजी से गाड़ी से बाहर निकल आए। इन सब से हम दोनों काफी ज्यादा घबरा चुके थे। हम दोनों कुछ देर वहीं खड़े रहे और फिर हैरानी से उस गाड़ी को देखने लगे। वहां आसपास फिलहाल कोई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी जिससे हम लिफ्ट ले पाते। वहां था तो बस चारों तरफ सन्नाटा, जो कि हमें अंदर ही अंदर दहला रहा था। कुछ देर बाद सुजाता घबराते हुए बोली, अब क्या करें अरुण, हम पूरी रात यहाँ खड़े तो नहीं रह सकते ना। मैं कभी गाड़ी की ओर देखता तो कभी सुजाता की ओर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर तभी मैंने कहा, शायद गाड़ी ज्यादा गर्म हो गई होगी, इसलिए ऐसी आवाज कर रही थी, दोबारा चलाकर देखता हूं। ये सुनकर सुजाता काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, नहीं, रहने दो, मुझे सारी जिंदगी यहीं खड़े रहना मंजूर है, लेकिन तुम इसके अंदर मत जाओ। मन तो मेरा भी नहीं था दोबारा से उसे स्टार्ट करने का, लेकिन मैं उस समय हालात के आगे मजबूर था। बारिश का मौसम था, आसमान में काले बादल दोबारा घुमड़ चुके थे और बारिश कभी भी आ सकती थी और आसपास कोई ऐसा भी नहीं था जिससे हम लिफ्ट मांग सके। इसलिए मैं हिम्मत करके गाड़ी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन ठीक उसी समय मेरे कदम वहीं रुक गए। सुजाता ने गाड़ी के पीछे वाले दरवाजे का कांच नीचे किया हुआ था, जिसमें से गाड़ी के अंदर से एक भयानक काला साया बाहर आता हुआ हमें दिखाई दिया। सुनसान सड़क, रात का वह समय और ऊपर से हमारे साथ होने वाली वह अजीबोगरीब घटनाएं, इन सब ने हमें काफी ज्यादा डरा दिया था। ऊपर से अब ये एक नई मुसीबत हमारे ऊपर आन पड़ी। वो काला साया किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए गाड़ी के खुले हिस्से से बाहर आ रहा था। उसे देखकर हम दोनों काफी ज्यादा घबरा गए, लेकिन फिर कुछ ही देर में मैं सुजाता का हाथ पकड़कर तेजी से वहां से पीछे की तरफ भागा। ठीक इसी दौरान बारिश भी शुरू हो गई, जिसने माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना दिया था। हम दोनों उस सड़क पर पीछे की तरफ तेजी से भागने लगे। इस दौरान हम में से किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि हमें पता था कि हो ना हो वह भयानक साया हमारे पीछे ही आ रहा होगा। हम दोनों तेजी से भागते हुए जा रहे थे कि अचानक मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो भयानक साया जमीन पर रेंगते हुए हमारे पीछे आ रहा था। ये देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया और अपने भागने की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन मेरी पत्नी सुजाता भागते हुए गिर पड़ी। अब मैं उसे छोड़कर तो जाने वाला था नहीं, इसलिए उसे उठाने लगा, लेकिन तभी सुजाता मुझसे बोली, तुम जाओ, यहां से भागो, वरना दोनों मारे जाएंगे। लेकिन मैं नहीं माना। आखिर जिससे मैं इतना प्यार करता हूं, उसे ऐसे ही मरने के लिए कैसे छोड़ सकता था। मैंने उसे उठाया, लेकिन तब तक वो साया हमारे काफी पास आ चुका था और आते ही उसने सुजाता के ऊपर झपट्टा मारा। सुजाता असंतुलित होकर गिर पड़ी। वहीं मैं उस साए से सुजाता को छुड़वाने की कोशिश करने लगा। उसकी पकड़ सुजाता के ऊपर काफी ज्यादा मजबूत थी। वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने उसे उसके चंगुल से छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिश कुछ देर तक तो काम ही नहीं की। उस साए ने सुजाता को कस के पकड़ लिया और अपनी भयानक दोहरी आवाज में कुछ अजीब सी भाषा में बोलने लगा। मुझे नहीं पता कि वो क्या बोल रहा था, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी भाषा नहीं सुनी थी, लेकिन मुझे उस समय काफी डर लग रहा था। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद मुझ में पता नहीं इतनी हिम्मत कहां से आई कि मैंने उस साए को तेजी से खींचकर सड़क के एक ओर फेंक दिया। यहां फेंक दिया से मेरा मतलब उठाकर फेंकना नहीं था, बल्कि मैंने उसे धक्का देकर एक ओर किया था। अब वो साया इससे पहले कि संभलता, मैं सुजाता को लेकर बाजू में ही मौजूद कुछ पेड़ों के झुरमुट के बीच जा छिपा।
हम लोग वहां छिपे ही थे कि तभी उस साए की नजर उस ओर गई जहां हम पहले खड़े थे। वो साया तेजी से रेंगते हुए वहां आया और हमें ढूंढने लगा। ठीक इसी समय मैंने अपना दिमाग थोड़ा शांत किया और फिर मुझे ख्याल आया कि हो ना हो अब हमारी गाड़ी बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि ये चीज बाहर आ चुकी है। इसलिए अगर हम अपनी गाड़ी तक पहुंच जाएं तो यहां से निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस साए को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास योजना पहले से ही तैयार थी। मैंने पास ही में मौजूद एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस सड़क से दूसरी ओर नीचे की तरफ फेंक दिया। जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। उस आवाज को सुनकर वह साया तेजी से उस आवाज की दिशा में चला गया। मेरे पास यही मौका था। मुझे पता था कि सुजाता के पैरों में हल्की चोट आ चुकी है, इसलिए वह ज्यादा तेज नहीं चल पाएगी। इसलिए मैंने उसे अपनी गोद में उठाया और तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में आकर मैंने सुजाता को बैठाया, गाड़ी के सारे खिड़की दरवाजे लगाए, उनके कांच ऊपर किए और गाड़ी स्टार्ट करके आगे की ओर बढ़ गया। अब भले ही वहां बारिश हो रही थी, लेकिन उसकी आवाज गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज को तो दबा नहीं सकती थी। गाड़ी चलने की आवाज सुनकर वह शायद अभी तेजी से रेंगते हुए गाड़ी के पीछे पीछे आने लगा। सुजाता काफी घबरा चुकी थी। सच कहूं तो घबरा तो मैं भी चुका था, लेकिन यहां समय घबराने का नहीं था। यहां समय अपनी जान बचाने का था। इसलिए मैं गाड़ी चलाते हुए सुजाता को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। मैं सुजाता को शांत करवा ही रहा था कि अचानक से गाड़ी की छत पर एक धम्मी की आवाज होने लगी। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही हमारी गाड़ी एक और असंतुलित होने लगी। अब चूंकि मैं अच्छा ड्राइवर था, शायद इसी वजह से मैंने गाड़ी समय रहते तो संभाल ली, और अब जिसका मुझे डर था वही बात होने वाली थी। वो साया हमारी गाड़ी को पलटने की फिराक में था। वो साया पूरी ताकत से हमारी गाड़ी को एक ओर गिराने की कोशिश करने लगा। वहीं मैं गाड़ी संभालने की कोशिश कर रहा था। जब उसकी कोशिश उसे सफल होती नहीं दिखी तो वो हमारे दरवाजों पर हाथ मारकर उसके कांच को तोड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन यहां हैरानी की बात यह थी कि वो साया मेरी नहीं बल्कि सुजाता की तरफ का कांच तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यानी कि वो शायद मेरे नहीं बल्कि सुजाता के पीछे पड़ा था, क्योंकि इससे पहले भी उसने सुजाता के ऊपर ही हमला किया था। अब मुझे काफी घबराहट होने लगी, क्योंकि मैं सुजाता को खोना नहीं चाहता था, और इसके लिए अगर मुझे शैतान से भी लड़ना पड़े तो उसके लिए भी मैं तैयार था। वो साया जोर जोर से सुजाता की तरफ की खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक योजना आई और मैंने तेजी से चल रही अपनी गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाया। मेरे ये करने से गाड़ी एक तेज झटका खाकर रुक गई। इससे वो साया असंतुलित होकर आगे सड़क पर आ गिरा। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और गाड़ी उसके ऊपर से चढ़ाता हुआ तेजी से निकल गया। मुझे नहीं पता कि उसके बाद उस साए का क्या हुआ, लेकिन वो साया हमारे पीछे नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद मैंने गाड़ी ना तो रोकी और ना ही गाड़ी की रफ्तार कम की। हम दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठे अपने होटल आने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में गाड़ी शहर के अंदर आ गई और हमने राहत की सांस ली। अब हमें शहर के अंदर मौजूद घर दुकानें दिखाई देने लगी थी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन गाड़ी के अंदर होने वाली वो अजीबोगरीब घटनाएं बिल्कुल नहीं हो रही थी। इस वजह से हम निश्चिंत थे कि हमने उस साए को काफी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन हम दोबारा से ये रूट बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए हम दूसरे रास्ते से आने की प्लानिंग करने लगे। अब हमारे साथ हुई इन सब अजीब सी घटनाओं के बाद हमारा यहाँ इंजाइनाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इसीलिए हमने सोचा कि एक रात यहाँ किसी होटल में आराम करके हम अगले दिन वापस चले जाएंगे। हमने एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया और फिर किसी होटल में चेक इन कर लिया। इस दौरान मैं अब भी बार बार गाड़ी के आसपास देख रहा था कि कहीं वो साया हमारे पीछे तो नहीं आ रहा, लेकिन नहीं, अब हम दोनों बिल्कुल सुरक्षित थे। खैर, हम दोनों कमरा लेकर अपने कमरे में आ गए। कमरे में आते ही सुजाता काफी रोने लगी और बोली, ये हमारे साथ हाईवे पर क्या हुआ था अरुण, वो आखिर क्या था? मैंने उसे संभाला और कहा, हाईवे पर कभी कभार छलावे या भटकती रूहें वगैरह मिल जाती हैं।
जहां हमारी गाड़ी खराब हुई थी। शायद वहां से वो हमारे पीछे है, लेकिन चिंता मत करो, अब हम एकदम सुरक्षित हैं। ये सुनकर सुजाता थोड़ी शांत हुई और फिर उसके बाद हम दोनों नहा धोकर सो गए। लगभग एक आध घंटे बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने पाया कि सुजाता मेरे पास नहीं थी। ये देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया और सुजाता को आवाज लगाने लगा, लेकिन मुझे सुजाता की कोई आवाज नहीं आई। मैं दौड़कर बाथरूम की तरफ गया, लेकिन बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और वो वहां भी नहीं थी। वो कमरा इतना बड़ा भी नहीं था कि मैं सुजाता को ढूंढूं और वो ना मिले, इसलिए मैं कमरे से बाहर जाने लगा। तब मैंने पाया कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुजाता मुझे बिना बताए गई तो गई कहां। मैं फौरन कमरे से बाहर निकला और सुजाता को ढूंढने लगा, लेकिन वो वहां नहीं थी। थक हार कर मैं रिसेप्शन डेस्क पर गया और वहां जाकर अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तब जो उन्होंने बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी पत्नी सुजाता कुछ देर पहले यहां से बाहर गई थी और उन्हें नहीं पता कि वो कहां गई है। उस समय बारिश हो रही थी और वो तेज बारिश में ऐसे ही बिना किसी छतरी के चली गई। उन्होंने उनसे पूछा, लेकिन वो बिना कुछ कहे तेजी से वहां से निकल गई। तब मुझे याद आया कि सुजाता कैसे ढाबे में भी ऐसा बर्ताव कर रही थी और जब मैंने उसे झकझोरा तब उसे होश आया। खैर, मैं फौरन वहां से बाहर निकला और सुजाता को ढूंढने लगा। वहां अंधेरा काफी था और अब भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उस बारिश में भीगता हुआ मैं अपनी पत्नी को हर जगह ढूंढने लगा। मैं काफी ज्यादा घबरा गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तब मैं फौरन वहां पास ही के पुलिस स्टेशन में गया और सुजाता की मिसिंग कंप्लेन की। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम हुई और वो ये कि जब तक किसी को गायब हुए कम से कम 24 घंटे नहीं हो जाते, पुलिस कंप्लेन नहीं लिखती। ऊपर से उन्होंने कहा कि सुजाता बालिग है और अपनी मर्जी से ही कहीं चली गई होगी। मैंने उन्हें काफी समझाया कि वो यहाँ किसी को नहीं जानती तो कहाँ जाएगी, और मान लो कि वो अपनी मर्जी से गई भी है, तब भी ऐसे बारिश में भीगते हुए क्यों जाएगी। मेरी इतनी मिन्नतों के बाद भी वो लोग अपनी बात से तस से मस तक नहीं हुए और मुझे खाली हाथ ही वापस होटल लौटना पड़ा। मैं सुजाता के गायब होने से काफी ज्यादा टूट चुका था। आखिरकार वो मेरा आधा अंश थी और अब पता नहीं कि वो कहाँ थी, किस हाल में थी। मुझे ये सोच सोचकर ही डर लग रहा था कि कहीं रात में जो साया हमें मिला था वो तो सुजाता को नहीं ले गया, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो सुजाता को छोड़ने से रहा। मैं इन्हीं सब बारे में सोच रहा था कि तभी सुजाता का मोबाइल बजने लगा। जब मैंने वो देखा तो पाया कि वो फोन उसकी माँ का था। मैं उन्हें सुजाता के बारे में बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन उनसे इस बारे में झूठ भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि वो उनकी बेटी है और कहीं ना कहीं मेरी लापरवाही की वजह से ही सुजाता गायब हुई थी। अगर मैं यहां ना आकर वापस चला जाता तो सुजाता मेरे साथ होती। खैर, अपने आप को कोसते हुए मैंने फोन उठाया। अब इससे पहले कि मैं कुछ कहता, फोन के दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज आई, हेलो सुजाता बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कल रात को बहुत बुरा सपना देखा कि दामाद जी गायब हो गए हैं। मैंने रोते हुए कहा, मम्मी जी, मैं तो नहीं, लेकिन सुजाता गायब हो गई है। हम लोग रात में सो रहे थे, फिर पता नहीं वो उठकर बारिश में कहाँ चली गई। ये सुनकर उन्हें काफी गुस्सा आया और वो बोली, क्या मतलब कहाँ चली गई? मेरी बेटी तुम्हारे साथ गई थी ना? फिर मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई कि कैसे रात में उस साए ने हमें परेशान किया। वो सब सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, एक बात बताओ, हमने तुम्हें जो सामान दिया था खाने के लिए, उसमें से तुमने कुछ खाया या नहीं? अब यह सुनकर मुझे कुछ अजीब लगा, क्योंकि यहां उनकी बेटी का कोई अता पता नहीं था और वो मेरे खाने पीने के बारे में पूछ रही थी। इसलिए मैंने उनसे कहा, यहां सुजाता पता नहीं कहां चली गई और आपको मेरे खाने की पड़ी है। ये सुनकर वो झल्लाते हुए बोली, जितना पूछा जाए उसका जवाब दो, तुमने उसमें एक वेज रोल रखा था, वो खाया या नहीं? मैंने कहा, नहीं, वो रोल सुजाता ने खा लिया था क्योंकि उसे भूख लगी थी। लेकिन ये इस
मैं बोल ही रहा था कि तभी उसकी मां जोर से चिल्लाई, ये तुमने क्या किया? वो तुम्हें खाना था और तुमने वो मेरी बेटी को खिला दिया। आज तुम्हारी वजह से हमारी बेटी पता नहीं कहां होगी। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद वो सुजाता के पिता से रोते हुए बोली, सुनिए जी, इस अरुण ने वो टोटके वाला खाना हमारी सुजाता को खिला दिया और अब वो प्रेत हमारी सुजाता को लेकर पता नहीं कहां चला गया। उस समय सुजाता की मां ने फोन काटा नहीं था, जिसकी वजह से उनकी सारी बातें मैंने सुन ली थी। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी कि आखिर ये किस तरह के लोग हैं जो अपनी जिद के लिए ऐसा काम भी कर सकते हैं, और इन लोगों की इस बेवकूफ़ी की वजह से आज सुजाता पता नहीं कहां होगी। इससे तो अच्छा होता कि ये लोग सुजाता से सारे संबंध ही खत्म कर लेते। कम से कम आज वो इस तरह से गायब तो ना होती। मैं इन सब से काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और अब मैं सुजाता को वापस पाने लिए वापस होटल से निकलकर अपनी गाड़ी से उसे ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसके पिता का मुझे फ़ोन आया और वो बोले, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी इस हाल में है। कितना समझाया था उसे कि तुमसे शादी ना करे, लेकिन नहीं, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी गायब है। अगर तुम उसका ख्याल ही नहीं रख सकते थे तो उससे शादी क्यों की? मैं आज तक सुजाता की वजह से चुप था, लेकिन आज इन लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाकर ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ लिया था। इसलिए मैं गुस्से में बोला, मेरी वजह से? हाँ, अपने आप को दिलासा देने के लिए ये बोलना काफ़ी है, वरना सच तो आपको भी अच्छे से पता ही है। और याद रखना, आज के बाद आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और अगर सुजाता को मैं ढूंढ लेता हूं तो उसका भी तुमसे रिश्ता खत्म। बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया और अब मैं कैसे भी करके सुजाता तक पहुंचना चाहता था। मैंने होटल के आसपास की सुनसान जगह पर छानबीन की, क्योंकि सुजाता पैदल तो ज़्यादा दूर जाने से रही। कुछ देर बाद मुझे दोबारा सुजाता के पिता का फ़ोन आया। मैं फ़ोन उठाना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये सब इन्हीं का किया धरा था, तो मुझे लगा हो सकता है कि वो मेरी मदद कर पाए। फ़ोन उठाते ही वो बोले, देखो, जो हो गया सो हो गया, अब हमें सुजाता को ढूंढना चाहिए। मैंने उस तांत्रिक से जाकर बात की है और उसने अपने प्रेत को वापस बुला लिया है, और सुजाता जहां पर भी है ठीक है, लेकिन वो फिलहाल होश में नहीं होगी। मैं इतनी जल्दी वहां आ नहीं सकता, इसीलिए तुम्हें ही सुजाता को ढूंढना होगा। कैसे भी करके उसे ढूंढ लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मैंने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया और अब मैं थोड़ा निश्चिंत था कि सुजाता कम से कम उस प्रेत से तो आज़ाद है, लेकिन अब मुझे उसे ढूंढना था, क्योंकि वो जहां भी थी अचेत थी। मैं आसपास उसे ढूंढने लगा, लेकिन मुझे जब वो नहीं मिली तो मैंने आसपास के लोकल लोगों से मदद ली, लेकिन उन सब की मदद का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग बहुत समय तक उसे ढूंढते रहे, लेकिन मुझे सुजाता कहीं नहीं मिली। सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन अब तक मैं खाली हाथ ही था। मैं काफ़ी दुखी हुआ और फूट फूट कर रोने लगा। वो लोग मुझे शांत करवाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मेरे मन में जो बोझ था उसे शायद ही कोई समझ सके। सुजाता को ढूंढते पूरा दिन होने को आया था कि तभी मुझे उस होटल से फ़ोन आया जहां हम रह रहे थे। होटल वालों ने मुझे बताया कि यहाँ पुलिस आई हुई है और वो मुझसे सुजाता के बारे में बात करना चाहती है। ये सुनकर मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई कि पुलिस सुजाता के बारे में बात करना चाहती है, तो ज़रूर उन्हें सुजाता के बारे में कुछ पता चला है। मैं फौरन होटल गया। वहाँ एक हवलदार मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरे आते ही वो बोला, आप ही सुजाता के पति हैं? मैंने कहा, जी, मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी की थी, लेकिन उन्होंने मेरी कंप्लेन नहीं लिखी। क्या उसके बारे में आपको कुछ पता चला? वो हवलदार बोला, जी, आप मेरे साथ चलिए। मैं बिना कुछ बोले उनके साथ चल दिया। वो मुझे वहाँ के एक सरकारी अस्पताल में लेकर आए। अस्पताल देखकर मेरी सांसें थम सी गई। मुझे लगने लगा कि शायद सुजाता अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए यहाँ उसकी बॉडी की शिनाख्त के लिए मुझे बुलाया गया है। ये सोचकर मेरे कदम वहीं ठिठक गए। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ये देखकर वो हवलदार बोला, अरे आप रुक क्यों गए? चलिए जल्दी से। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मेरी पत्नी ठीक तो है ना?
आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तब उस हवलदार ने मुझसे जो कहा, उसके बाद मेरी जान में जान आई। उसने कहा, देखिए, चिंता मत कीजिए, आपकी पत्नी बिल्कुल सही सलामत है, बस वो थोड़ी जख्मी है लेकिन जिंदा है। मैं आपको पहले ये बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। ये सुनकर मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और उस हवलदार के साथ तेजी से उस अस्पताल के अंदर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद मैं एक वार्ड में आया जहां मेरी पत्नी बेहोश पड़ी हुई थी। उस समय मुझे पता चला कि मेरी पत्नी कुछ लोगों को किसी पटरी के पास बेहोश पड़ी मिली थी। इस दौरान उसका एक पैर पटरियों पर था, जिसकी वजह उसका एक पैर कट गया था और अब वो पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो चुकी थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि कम से कम मेरी पत्नी जीवित है, लेकिन मैं इस बात से परेशान था कि मैं उसे उसके पैर के बारे में कैसे बताऊंगा। मैं इन्हीं सब बारे में सोचकर परेशान था। कुछ ही देर में सुजाता को जब होश आया तो उसे उसकी हालत के बारे में पता चला। मैंने इस दुख की घड़ी में उसे संभाला। वहीं पुलिस वालों ने जब सुजाता से इस बारे में पूछताछ की तब उसने उन्हें यही बताया कि उसे कुछ याद नहीं। पुलिस ने इसे सुजाता की नींद में चलने की बीमारी समझकर केस बंद कर दिया, लेकिन असली सच तो हमें ही पता था। इस दौरान सुजाता के माता पिता का भी फोन आया। अब मैं सुजाता से कुछ छिपाना नहीं चाहता था, इसलिए उसे सब सच बता दिया कि कैसे उसके माता पिता ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए किसी प्रेत को मेरे पीछे लगाने की कोशिश की, लेकिन जो चीज उन्होंने मेरे ऊपर प्रेत बाधा डालने के लिए दी थी वही तुमने खा ली। इस वजह से उस प्रेत का निशाना तुम बन गई। ये सब सुनकर सुजाता पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके घर वालों ने उससे इस बारे में बात करने की और माफी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुजाता ने उनसे बातचीत अब पूरी तरह से बंद कर दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सगे माता पिता उसका सुहाग मिटाने के लिए इतनी गहरी साजिश रचेंगे, लेकिन उसे ये भी पता चल चुका था कि ये लोग दोबारा से ऐसा कर सकते हैं, इसलिए वो उनसे अब दूर दूर रहने लगी थी। अपाहिज होने की वजह से और माता पिता के इतने बड़े विश्वासघात के कारण धीरे धीरे करके सुजाता का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा, लेकिन मैंने और मेरे माता पिता ने इस घड़ी में उसका साथ नहीं छोड़ा। मैंने उसके पैर की जगह एक कृत्रिम पैर लगवा दिया और उसे खुश रखने की कोशिश करने लगा। शायद ये मेरे प्यार का ही असर था कि सुजाता धीरे धीरे करके नॉर्मल हो रही है। आज उस घटना को 10-12 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी बरसात की रात की वो भयानक घटना याद कर सुजाता घबरा जाती है। वैसे घबरा तो मैं भी जाता हूँ, लेकिन मैं अपनी घबराहट जाहिर नहीं होने देता, क्योंकि अगर मैं कमजोर पड़ा तो मेरे परिवार को कौन संभालेगा। तो साथियों, आज की ये स्टोरी यहीं पर पूरी होती है। हालांकि सुजाता और अरुण आज काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और वो उस हादसे को धीरे धीरे भुलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि सुजाता के माँ बाप ने जो किया वो वाकई में काफी गहन निंदनीय है। आखिर कोई अपनी बेटी के लिए इतना बुरा कैसे सोच सकता है? भले ही उनकी बेटी ने अरुण को पसंद किया है और उनको अरुण पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो अरुण को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, यानी अगर अपनी बेटी के प्यार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी बेटी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस तरह सुजाता उनकी बेटी है, वैसे ही अरुण भी तो किसी न किसी का बेटा है। आखिर जान सुजाता की जाए या अरुण की, वो तो खैर एक दिल है ही, लेकिन वो भी किसी का बेटा है। आखिर किसी माँ की तो झोली खाली होती ही है। अच्छा, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये मुझे आप जरूर बताएं। हालांकि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक स्टोरी को सुन रहे होते हैं, और अगर आपने स्टोरी को आखिर तक सुना है तो मुझे अपने विचार कमेंट्स में बताएं और अपना नाम भी लिख दीजिए, ताकि अगली स्टोरी में आपका नाम लेने की कोशिश की जा सके। और हाँ, अब जिन लोगों ने पिछली कुछ स्टोरीज पर अपना नाम कमेंट्स में लिखा है वो है नेहा मलिक, सोनीपत, दीपक कुमार, सालिनी यूएसए, ज्योति पासवान गुवाहाटी, संदीप गौतम लुधियाना, सनी राजपूत सोलन, मनोज कुमार पानीपत, नफीस खान सऊदी, सुधीर रावत, मोहम्मद साहिब चंपारण, अंशु सिंह राजपूत बिहार। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद
और इस स्टोरी को तैयार करने में हमारी हेल्प की है ममता साय ने। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी पर।